हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ शेल्फ एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत बार गलती से इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक्चुअली में बहुत अलग होता है। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम लगते हैं, देखने में भी सिमिलर लगते हैं, बट उनका यूसेज और मीनिंग अलग होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये गलती सिर्फ बिगनर्स से नहीं, इवन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स भी ये करते हैं। अब सोचो, जब हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स गलत यूज करने से क्या होता है? ये हमारे सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, या कभी कभी थोड़ा फनी भी, जब हम कुछ और कहना चाहते हैं और कुछ और ही साउंड करने लगता है। So understanding these words clearly not only improves our communication skills but also makes sure that we are expressing ourselves correctly without any confusion. तो आज का हमारा एम है कि हम कुछ कॉमन पेयर्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखेंगे, जैसे अफेक्ट एंड इफेक्ट, देन एंड देन, देयर एंड देयर एंड दे आर, जो लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। हर वर्ड का मीनिंग, करेक्ट यूसेज और एक एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए। और एक चीज याद रखनी है, इंग्लिश ग्रामर रूल्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट हम आज प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे सिंपल और याद रखने लायक बनाएंगे। मैं आप सबसे बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड डोंट वरी अगर कोई गलती हो भी जाए। हम यहाँ सीखने आए हैं एंड इट्स टोटली ओके टू मेक मिस्टेक्स इन प्रोसेस। Ready? Let's start with our first pair of commonly confused words. Okay. So the first pair of words that we have is accept and accept. Accept, ACCEPT. इसका मतलब होता है to receive और to agree. किसी चीज को accept कर लेना, किसी चीज को मान लेना, उससे agree कर लेना is accept. इसे as a verb यूज किया जाता है ज्यादातर. Okay. Example, the principal accepted the boy's story about the broken window. प्रिंसिपल ने जो स्टोरी है कि विंडो कैसे टूटी उसको एक्सेप्ट कर लिया, या जो भी स्टोरी लड़के ने बताई कि विंडो कैसे टूटी उसके साथ प्रिंसिपल ने अग्री किया। ओके, तो ये हो गया एक्सेप्ट। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। शी accepted the job offer. उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिसीव कर लेना, लेना या फिर उसके साथ अग्री करना। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, EXCEPT। इस एक्सेप्ट का मीनिंग होता है, पहले देखते हैं इसे एज अ प्रपोजिशन यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड जनरली एज अ प्रपोजिशन। इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड करना या हटा देना, असाइड कर देना। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ऑल द मार्क्स टू बी वॉश्ड एक्सेप्ट द ब्लू वन। ब्लू वन को छोड़ के बाकी सारे मार्क्स धो दो। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? Everyone was invited to the party except रोहन। ओके, पार्टी में सबको इनवाइट किया गया था, रोहन को छोड़ के। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि रोहन को एक्सक्लूड कर दिया पार्टी से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। अफेक्ट, अफेक्ट AFFECT। इसको भी ज्यादातर एज अ वर्ब ही यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना या किसी चीज में डिफरेंस लेकर आना। ठीक है, अगर कोई चीज किसी और चीज के ऊपर असर डालती है तो उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर उसका अफेक्ट है। एग्जाम्पल, हिज मनी अफेक्टेड द वे पीपल ट्रीटेड हिम। कि बिकॉज उसके पास पैसे थे तो लोग जैसे उसके साथ बिहेव करते थे वो तरीका उनका बदल गया। ओके, पैसे होने की वजह से लोगों का जो बिहेवियर था उसके टुवर्ड्स वो अफेक्ट हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है। एंड द अदर वर्ड इज इफेक्ट। इफेक्ट को एज अ नाउन यूज किया जाता है,
और इसका मतलब होता है रिजल्ट। ओके, आउटकम क्या था? एग्जाम्पल, द ड्रग हैड सीवियर साइड इफेक्ट्स, कि उस ड्रग के बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स थे, गलत रिजल्ट्स थे। ओके, आउटकम्स खराब थे। तो यहाँ पर इफेक्ट किस लिए यूज किया जाता है? फॉर रिजल्ट या फिर आउटकम, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। AFFECT अफेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है द कोल्ड वेदर affected her health, कि कोल्ड वेदर से क्या हुआ, उसकी हेल्थ पे असर पड़ा है। और EFFECT का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द इफेक्ट ऑफ द रेन was flooding in the streets। कि रेन का इफेक्ट क्या था, रेन का रिजल्ट क्या हुआ, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि उसके रिजल्टेंट क्या हुआ, स्ट्रीट्स में फ्लड आ गया। ओके, सारी गलियों में पानी भर गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज अल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। जब भी किसी चीज को हम रेफर करते हैं और वो इनडायरेक्टली रेफर करते हैं तो उसको बोलते हैं अल्यूजन। अल्यूजन को एज अ नाउन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, डिड यू कैच माई अल्यूजन टू शेक्सपियर? मैंने जो इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया शेक्सपियर के लिए, क्या तुम्हें वो समझ आया? एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? हर कमेंट was allusion to a famous movie line। मतलब उसका जो कमेंट था वो किसका रेफरेंस था? वो एक फेमस मूवी के डायलॉग का रेफरेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया उसने अपने कमेंट से उस मूवी की लाइन। ओके, तो यहाँ पर अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्टली रेफर करना। नेक्स्ट इज इल्यूजन। इल्यूजन को भी एज अ नाउन यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है कि कोई फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अपीयरेंस जिससे लोग मिसलीड होंगे, जिससे वो डिसीव हो जाए। ओके, उसको कहते हैं इल्यूजन। एग्जाम्पल, मिरर्स गिव अ रूम एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ। कि मिरर्स क्या करते हैं, मिरर्स की वजह से जो रूम है उसमें एक मिसलीडिंग अपीयरेंस या मिसलीडिंग, लोग मिसलीड हो जाते हैं मिरर्स की वजह से, उनको लगता है कि रूम्स जो है ज्यादा बड़े हैं। ओके, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? द magician created the illusion of a disappearing rabbit। मैजिशियन ने क्या किया, उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि रैबिट जो है वो गायब हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अश्योर। अश्योर का मतलब होता है डाउट हटाना, कंफर्ट करना या किसी को किसी चीज में कॉन्फिडेंस दिलाना, कि मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो जब हम किसी को ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं या उसके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि किसी को अश्योर करना। अश्योर क्या है? एक वर्ब है। एग्जाम्पल, आई अश्योर यू सर आई एम अनआर्म्ड, कि मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई हथियार नहीं है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल कुड बी, आई assured him that everything would be fine। मैंने उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इंश्योर। इंश्योर होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है किसी चीज से प्रोटेक्ट करना, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करना।
ओके। तो ज्यादातर जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या यूज होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है किसी भी फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस से, तो उसी को हम बोलते हैं इंश्योर। ओके। एग्जाम्पल, हैव यू इंश्योर्ड द कार येट, क्या तुमने कार का इंश्योरेंस करा लिया? और एग्जाम्पल, दे इंश्योर्ड देयर कार इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, कि किसी एक्सीडेंट या एक्सीडेंट की वजह से क्या किया उन्होंने, अपनी कार को इंश्योर कर, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करा लिया था कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या हो चुका हो पास में किसी भी वजह से, सो इंश्योर करा लिया। इंश्योर का मतलब है उसको प्रोटेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं हो। लास्ट होता है इंश्योर। इंश्योर भी एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है कि सर्टेनिटी मेंटेन इस्टेब्लिश करना, किसी चीज को एकदम पक्का कर देना कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ जो है सच है। तो जब हम ये सर्टेन कर देते हैं, ये एकदम पक्का कर देते हैं कि हाँ ये सच है, ये फैक्ट है, तो उसको बोलते हैं इंश्योर करना। एग्जाम्पल, 3 pills शुड इंश्योर योर गुड नाइट स्लीप, कि अगर तुम 3 गोली खाओगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी नींद, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तो हम ये सर्टेन कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छी नींद आएगी अगर तुम 3 गोलियां खाओगे। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लीज इंश्योर प्लीज इंश्योर द डोर इज लॉक बिफोर यू, के जाने से पहले प्लीज ये पक्का कर लेना कि डोर क्या है, वो लॉक। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बिसाइड, BESIDE। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू या फिर एट द साइड ऑफ। बिसाइड को यूज किया जाता है एज अ प्रपोजिशन, बिकॉज ये क्या कर रहा है, सिंपली जो है लोकेशन बता रहा है, ठीक है, कोई चीज कहाँ पर है, नेक्स्ट टू दैट या फिर उसके साइड में। एग्जाम्पल, शी सेट बिसाइड हर, कि वो उसके साइड में जाकर बैठ गई। सिंपल। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? शी sat beside her friend during the concert, कि वो अपने फ्रेंड के साइड में बैठी थी कॉन्सर्ट में। ओके। देन इज besides, besides with an s at the end। besides का मतलब होता है in addition to या फिर apart from भी हो सकता है। ओके। उसके अलावा। एंड besides को यूज किया जाता है या तो एज अ प्रपोजिशन और एज इन एडवर्ब। ओके। एग्जाम्पल, बिसाइड्स बीइंग टायर्ड आई एम ऑल्सो हंग्री, कि मैं टायर्ड तो हूं ही, उसके साथ मुझे भूख भी लगी है, मैं हंग्री भी। वन मोर, बिसाइड्स प्लेइंग गिटार ही ऑल्सो सिंग्स, कि वो गिटार तो बजाता ही है, साथ में वो गाना भी गाता है, या उसके अलावा वो गाना भी गाता है। देन इज ब्रेक, BRAKE। ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप करना या फिर स्लो डाउन कर देना। तो कोई भी ऐसे एक्शन जिसको हम स्लो डाउन करते हैं या स्टॉप कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ओके। ब्रेक जो है डिवाइस भी हो सकता है, जैसे कार में ब्रेक होता है, ब्रेक का यूज होता है स्टॉप करने का या फिर स्लो करने के लिए कार को, तो वैसे ही तो ब्रेक को यूज किया जाता है एज अ नाउन और एज अ वर्ब। ओके। जैसे जब वो डिवाइस है तब वो नाउन है, लेकिन जब वो एक्शन है कि किसी चीज को स्लो डाउन करना है या स्टॉप कर देना, तो वहां पर एज अ वर्ब यूज है। एग्जाम्पल, यू नीड टू ब्रेक एट दी रेड लाइट, के तुम्हें जो है रेड लाइट पे ब्रेक करना है या स्टॉप कर देना। द ब्रेक टू
स्टॉप द कार, उसने कार को रोकने के लिए ब्रेक प्रेस किया। तो यहाँ पर ब्रेक क्या है, एज अ नाउन यूज किया गया है। देन BREAK, ब्रेक, दिस ब्रेक इज ऑल्सो यूज्ड एज ईदर नाउन और वर्ब, एंड इसका मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना या डैमेज कर देना। ओके, किसी चीज को तोड़ देना। एग्जाम्पल, डोंट ब्रेक द वास, ठीक है, कि वास को मत तोड़ो। बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक एन स्टैचू। ओके, के ध्यान रखना कि कोई स्टैचू तुमसे नहीं टूटे या किसी स्टैचू को तुम मत तोड़ना। तो ब्रेक BREAK का मतलब हुआ स्टॉप करना, और BREAK का मतलब हुआ डैमेज करना या सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना। देन इज कैपिटल एंड कैपिटोल। कैपिटल, कैपिटल जो है नाउन या एज एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिटी जो कि या तो सिटी वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर गवर्नमेंट के लिए या गवर्नेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, या कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैपिटल। एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ द कंट्री। फिर हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, लाइक न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो बोथ द सिटीज आर इंपॉर्टेंट अलग अलग एस्पेक्ट में, ठीक है। गवर्नेंस के लिए न्यू दिल्ली इज इंपॉर्टेंट, तो वो कैपिटल है, और फाइनेंस के लिए मुंबई इज इंपॉर्टेंट, सो वो कैपिटल है। तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या है, कोई सिटी जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, शी invested capital in her new business. This is the example of the other meaning of capital, ठीक है। कैपिटल सिटी तो होगा ही, साथ में कैपिटल का मतलब वेल्थ भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल, शी इन्वेस्टेड कैपिटल इन हर न्यू बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं। देन कैपिटोल, कैपिटोल भी एक नाउन है, और ये स्पेसिफिकली किसी बिल्डिंग को रेफर करता है, ठीक है, जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो मीट करती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है या यूएस की कांग्रेस है, तो उसको ज्यादातर क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल सिटी होती है, और कैपिटोल क्या होती है, एक बिल्डिंग, स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है। एग्जाम्पल, द कैपिटल इज वेयर द यूएस कांग्रेस मीट्स, कि यूएस कांग्रेस मतलब यूएस का जो पार्लियामेंट है, जो जहां मिलते हैं, उस जगह को, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, कैपिटोल। Uh, the capital is located in New Delhi. इंडिया में कैपिटल वो बिल्डिंग कहाँ है जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडी मीट करती है, न्यू दिल्ली। देन इज सेंसर एंड सेंश्योर। सेंसर इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है किसी चीज को रिव्यू करके पॉसिबली ब्लॉक करना, कुछ कंटेंट को। कोई भी इनअप्रोप्रिएट या ऑब्जेक्शनेबल सब्जेक्ट मैटर होता है या कंटेंट होता है, उसको रिमूव करना, उसको ब्लॉक करना, सप्रेस करना, उसको कहते हैं सेंसर करना। ओके, एग्जाम्पल, मेनी स्कूल लाइब्रेरीज सेंसर्ड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। बहुत सारी स्कूल लाइब्रेरीज ने क्या किया, उन्होंने हकलबरी फिन को सेंसर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, प्रिवेंटेड from reading. Okay, then is censure. Censure noun या verb हो सकता है। इसका मतलब होता है सीवियरली डिसअप्रूव करना, किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। ओके, स्पेशली अगर हम किसी चीज को ऑफिशियली क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंशर करना। एग्जाम्पल, द प्रेस विल ऑफन सेंशर द गवर्नमेंट इफ दे डिसअग्री।
कि क्या करती है कि कभी अगर प्रेस और गवर्नमेंट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, अगर वो डिसएग्री करते हैं, तो प्रेस क्या करती है? स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है द ऑफिशियल्स faced censure for their actions, कि ऑफिशियल्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया या उनको डिसअप्रूवल का फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस। एंड ऊपर सेंसर का एग्जाम्पल हो सकता है द मूवी was censored before it was shown on TV, कि टीवी पे आने से पहले मूवी को क्या कर दिया गया? सेंसर कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन या फिर वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना। ओके, कोई चीज अगर किसी चीज के साथ बहुत अच्छे से एक दूसरे को कंप्लीट करती है तो वो क्या है? उसकी कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल, द वाइन कॉम्प्लीमेंट्स द मील, कि मील के साथ वाइन जो है एक दूसरे को, मील और वाइन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द टाई कॉम्प्लीमेंट्स द आउटफिट, ये टाई क्या करती है? ये बहुत अच्छे से आउटफिट को सूट करती है, उसको फिनिश करती है, कंप्लीट करती है। देन इज कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, किसी को काइंड रिमार्क देना, प्रेज करना या फिर एडमायर करना। और इसको यूज किया जाता है अगेन एज नाउन और वर्ब। एग्जाम्पल, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट ऑन माई आउटफिट, उसने मुझे मेरे आउटफिट पर कॉम्प्लीमेंट किया, प्रेज किया। I was complimented for my patience. ओके, मुझे मेरे पेशेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट किया गया, प्रेज किया गया, काइंड रिमार्क दिया। देन इज कंसाइंस या कॉन्शियंस। ओके, इट इज यूज्ड एज अ नाउन और ये रेफर करता है उस सेंस को जिससे आपको पता चलता है कि कोई चीज सही है या गलत है। तो वो जो सेंस है जो आपके एक्शंस को गाइड करती है उसको आपका कॉन्शियंस बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई वुड हैव स्टेड इन बेड बट माई कॉन्शियंस सेड आई शुड गेट आउट, कि मैं तो रहना चाहता था बेड में, मैं सोना चाहता था, बट माई कॉन्शियंस, द सेंस दैट गाइड्स माई एक्शंस, उसने मुझे बताया कि मुझे उठ जाना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल, her conscience told her to return the lost wallet. उसके कॉन्शियंस ने उसे बताया कि उसे जो चोरी किया हुआ या खोया हुआ वॉलेट है उसे वापस कर देना चाहिए उसके राइटफुल ओनर के पास। ओके, तो कॉन्शियंस। देन आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है एडजेक्टिव। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेक या फिर अवेयर। ओके, तो कोई अलर्ट होता है, अवेक होता है, अवेयर होता है, तो उसको कॉन्शियस कहते हैं। बीइंग कॉन्शियस ऑफ द लाइट, हाउ वुड आई लिव इन द डार्क, कि जब मुझे सच के बारे में पता है तो फिर मैं झूठ या उसमें कैसे रह सकता हूँ, अंधेरे में कैसे रह सकता हूँ। ओके, एग्जाम्पल, he was fully conscious after the surgery, कि वो सर्जरी के बाद क्या था? पूरी तरीके से होश में था, अवेयर था, अवेक था। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज जब बिना इंटरप्शन के चलती रहती है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। एग्जाम्पल,
He runs continuously for 45 minutes every day. वो रोज 45 minutes भागता है, continuously भागता है. The machine runs continuously throughout the day. मशीन पूरे दिन काम करती है continuously. Continual is again an adjective. इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रिपीटेडली होती है, जो रिकर करती रहती है, वो होता है continual. There were continual battles between the authorities who formed the band. कि जिन्होंने बैंड बनाया था उन अथॉरिटीज के बीच में रिकरिंग बैटल्स थे, बार बार बैटल्स हो रहे थे, तो रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या है, कंटिन्यूअल है. एग्जाम्पल, देयर वर continual interruptions during the meeting. कि मीटिंग के दौरान क्या हो रहा था, बार बार इंटरप्शंस हो रहे थे, डिस्टर्बेंसेस हो रही. नेक्स्ट वर्ड इज elicit and illicit. Elicit is a verb जिसका मतलब होता है कोई चीज इवोक करना, ड्रॉ आउट करना. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस elicit from the criminals the name of his accomplices. कि पुलिस ने क्या किया, क्रिमिनल से उसके accomplices, उसके जो साथी थे, उनके नाम निकलवाए. तो ड्रॉ आउट करना, निकालना. ओके. The teacher's questions cited a strong response from the class. कि टीचर्स के क्वेश्चंस की वजह से क्या हुआ, क्लास का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स निकल कर आया. देन illicit. illicit का मतलब होता है illegal and it is an adjective. ओके. कोई चीज इलीगल है, फॉरबिडन है, तो वो क्या है, illicit है. एग्जाम्पल, राम वॉज गिल्टी ऑफ कमिटिंग illicit acts. राम को गिल्टी कंसिडर किया गया अपने इलीगल एक्ट्स के लिए. He was arrested for possessing illicit substances. उसको illegal substances, illicit substances रखने के लिए, possess करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया. फिर आता है emigrate, immigrate and migrate. Emigrate is a verb. इसका मतलब होता है अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए चले जाना. एग्जाम्पल, वी एमिग्रेटेड फ्रॉम कैनेडा इन 2002. हम कनाडा से एमिग्रेट हो गए, बाहर आ गए दूसरी कंट्री में रहने के लिए. ओके. तो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना इज एमिग्रेट. इमिग्रेट का मतलब होता है टू मूव इनटू अनदर कंट्री, कि किसी और कंट्री में रहने आना. ओके. एमिग्रेट अपनी कंट्री छोड़ के जाना, इमिग्रेट दूसरी कंट्री में आना. ओके. एग्जाम्पल, वी इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के लिए आ गए. और लास्ट वर्ड होता है माइग्रेट. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर रिलोकेट करना. सेम ही कंट्री में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, स्पेशली अगर आप किसी काम के पर्पज से जा रहे हो, वर्क पर्पज से जा रहे हो, तो उसका मतलब होता है माइग्रेट करना. ये सारे वर्ब्स होते हैं. एमिग्रेट का मतलब, एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू एमिग्रेट फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया. ओके. तो उसने डिसाइड किया कि वो कनाडा से इंडिया एमिग्रेट हो जाएगी. ओके. कनाडा छोड़ के इंडिया आ जाएगी. तो कनाडा छोड़ना इज एमिग्रेट करना. नेक्स्ट आता है इमिग्रेट. इमिग्रेट, हर फैमिली
immigrated to the US in 1990s, कि उसकी फैमिली यूएसए में रहने लगी 1990s में. लास्ट इज माइग्रेट. birds migrate south for the winter. कि बर्ड्स क्या करती हैं, विंटर्स में साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं. तो सीजनल माइग्रेशन है. तो ज्यादातर अगर कोई रिलोकेशन सीजनल बेसिस पे हो रहा है तो उसको भी माइग्रेशन ही बोला जाता है. The next pair of words or the group of words is eminent, imminent and immanent. एमिनेंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट या फिर फेमस. कोई रिस्पेक्टेड या डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो एमिनेंट पर्सनालिटी है. एमिनेंट क्या होता है? एमिनेंट इज एन एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, वी हैव गैदर्ड दिस इवनिंग टू ऑनर 3 एमिनेंट ऑथर्स. हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं 3 पॉपुलर डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स को ऑनर करने के लिए. और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? He is an eminent scientist known worldwide. He is an eminent scientist known worldwide. Next word is imminent. Imminent भी एक adjective होता है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो जल्दी होने वाली है, जो या तो पेंडिंग है या फिर इट इज एक्सपेक्टेड सून. ओके. एग्जाम्पल, सर कोर ब्रीच इज इमिनेंट. या फिर एक्सपेक्टेड सून में और क्या हो सकता है? A storm is imminent, so take precautions. एक storm जो है आने वाला है, इसीलिए precautions ले लो. Last word is imminent. Imminent is also an adjective. और इसका मतलब होता है inherent या फिर ever present. ऐसी किसी चीज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं जो एग्जिस्ट करती है या इनहेरेंट है, स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में बात की जाए तो हम बोलते हैं कि वो इमानेंट है. ओके. एग्जाम्पल, गॉड्स इमानेंस इज मोस्ट अपेरेंट इन द फिनोमेना ऑफ क्रिएशन. कि गॉड की जो इमानेंस है, जो प्रेजेंस है, वो हमें सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देती है? जहां पर भी क्रिएशन होता है, लाइफ क्रिएट हो रही है या कुछ भी क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर हमें गॉड की इमानेंस दिखाई देती है. लास्ट वर्ड इज इमानेंट. इमानेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है इनहेरेंट या फिर एवर प्रेजेंट. ऐसी किसी चीज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं जो एग्जिस्ट करती है या इनहेरेंट है, स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में बात की जाए तो हम बोलते हैं कि वो इमानेंट है. ओके. एग्जाम्पल, गॉड्स इमानेंस इज मोस्ट अपेरेंट इन द फिनोमेना ऑफ क्रिएशन. कि गॉड की जो इमानेंस है, जो प्रेजेंस है, वो हमें सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देती है? जहां पर भी क्रिएशन होता है, लाइफ क्रिएट हो रही है या कुछ भी क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर हमें गॉड की इमानेंस दिखाई देती है. वन मोर एग्जाम्पल कुड बी, many religions believe that divinity is immanent in all things. Okay. कि डिविनिटी क्या है? वो हर जगह पे प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है, ऐसा बहुत सारे रिलीजन्स मानते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी. एम्पैथी इज अ नाउन. ओके. एम्पैथी क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम दूसरे के इमोशंस को शेयर कर सकते हैं. ऐसे शेयर करें जैसे हमें लगे वो खुद हमारे साथ ही हुआ है.
ठीक है। तो ऐसा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जब किसी को होता है कि वो एग्जैक्टली वो फील कर सकता है जो सामने वाला फील कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कि उस पर्सन के अंदर क्या है, बहुत सारी एम्पैथी है। एग्जाम्पल, आई फील एम्पैथी विद द मेन कैरेक्टर, और शी शोड एम्पैथी by listening and comforting her friends. She showed empathy by listening and comforting her friends. उसी के रिलेटेड एक वर्ड होता है सिंपैथी। सिंपैथी भी नाउन होता है, और सिंपैथी ऐसी फीलिंग होती है जब आपको कोई किसी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, ठीक है, सॉरो फील हो रहा है या पिटी फील हो रहा है कि किसी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तब आप बोलते हो कि आपको उसके लिए क्या फील हो रहा है, सिंपैथी फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप उस बंदे का एक्सपीरियंस या उसके जो एग्जैक्ट इमोशन है वो शेयर नहीं कर रहे हो, आप वो फील नहीं कर रहे हो जो बंदा फील कर रहा है, बट यू फील बैड फॉर दैट पर्सन, तो वो सिंपैथी है। ओके, सिंपैथी क्या है, कंपैशन है किसी इंसान के साथ या किसी चीज के साथ। एम्पैथी कब होती है, एम्पैथी जब आप खुद फील कर रहे हो, और सिंपैथी जब आप दूसरे के इमोशंस फील तो नहीं कर रहे हो बट आप उनके लिए सिंपैथेटिक हो, पिटी फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो। Example, they had great sympathy for the flood victims. He offered his sympathy after hearing about the loss. कि उसने अपनी सिंपैथी शो की जब उसे लॉस के बारे में पता चला। एम्पैथी शो नहीं की। एम्पैथी तब होती है जब आप बिल्कुल, आपको इतना बुरा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा। एम्पैथी होती है जब आपको बस सामने वाले के लिए बुरा लग रहा है कि हाँ उसको लॉस हुआ है तो उसके लिए बुरा फील हो रहा है। Next pair of word is everyday and everyday. Okay. Everyday, this is a noun phrase. Or example, what time do you wake up every day? ये everyday तब यूज किया जाता है जब कोई चीज each day बोलना हो या फिर happening daily, तब यूज करते हैं हम ये वाला everyday. ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो everyday है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये डिस्क्राइब करता है something which is ordinary या फिर कॉमन। अगर कोई चीज ऑर्डिनरी है, कॉमन है, तो तब यूज किया जाएगा एवरीडे। जैसे ऊपर वाले में क्या है, व्हाट टाइम डू यू वेक अप एवरी डे, क्या आप रोज कितने बजे उठते हो। एंड हाउ डू यू लाइक माई एवरीडे अटायर, क्या आपको मेरा रोज का अटायर कैसा लगता है, ठीक है। तो ऊपर हम हैपनिंग डेली वाली बात कर रहे हैं कि आप रोज कितने बजे उठते हो, रोज उठते हो आप कितने बजे, और नीचे एवरीडे मतलब कॉमन, कि मैं जो रोज पहनता हूँ एक जैसा स्टाइल जो है वो कैसा लगता है, ऑर्डिनरी जो मेरे कपड़े हैं वो कैसे लगते हैं। ओके, देन सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स एवरी वन एंड एवरी वन। ऊपर वाला जो एवरी वन है ये यूज किया जाता है जब हम ईच इंडिविजुअल आइटम को रेफर कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइटम या फिर पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम, के हर एक फूल जो है वो खिल गया। ज्यादातर ये वाला जो एवरीवन होता है ना, ये ऑफ के साथ ही लगाते हैं, ठीक है, कि इस एवरीवन के बाद ज्यादातर ऑफ ही लगाया जाता है। ओके, एक और एग्जांपल, शी थैंक एवरी वन ऑफ हर सपोर्टर्स, कि उसने अपने हर एक सपोर्टर को थैंक यू किया। और ये दूसरा वाला एवरीवन क्या है, इट इज अ प्रोनाउन। ओके, इसका मतलब होता है सारे, ऑल। ओके, तो जब लोगों को कलेक्टिवली एड्रेस करना होता है तब हम ये वाला एवरीवन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन फिनिश द कोर्स विद ईज, और एवरीवन
enjoyed the party. ओके, तो ऊपर वाला एवरीवन किसके लिए है? जब हम सेपरेटली ईच इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और नीचे वाला एवरीवन जब हम सबको कलेक्टिवली लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट इज इन्फर एंड इम्प्लाई. इन्फर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को समराइज करते हैं या कंक्लूड करते हैं. ओके, तो वो हो जाता है कि इन्फर कर रहे हैं. एग्जाम्पल, फ्रॉम दीज फैक्ट वी कैन इन्फर दैट क्राइम हैज इंक्रीज्ड. इन फैक्ट से हमें क्या पता चला है कि क्राइम इंक्रीज हो गया है. तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं फैक्ट्स का यूज करके कि क्राइम जो है इंक्रीज हो गया है. फ्रॉम हिज टोन she could infer that he was upset. कि उसके टोन से उसे पता चल गया कि वो अपसेट है, तो उसने इन्फर कर लिया, उसने कंक्लूड कर लिया कि हाँ वो अपसेट है. नीचे इम्प्लाई. इम्प्लाई का मतलब होता है जब हम कोई चीज सजेस्ट कर रहे हैं या हिंट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इम्प्लाई करना. बट द स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट माई इन्वॉल्वमेंट वॉज डिलिबरेट. कि स्टेटमेंट से पता चलता है कि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था वो डेलिबरेट. ओके, तो हिंट कर रही है, स्टेटमेंट किसकी तरफ हिंट कर रही है कि मेरा पार्टिसिपेशन कैसा था, डेलिबरेट पार्टिसिपेशन था. एग्जाम्पल, he did not say it directly, but he implied that he was unhappy with the decision. कि उसने डायरेक्टली तो नहीं किया, बट उसने हिंट किया कि वो अनहैप्पी है, वो डिसीजन से खुश नहीं है. ओके, तो इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना, समराइज करना, और इम्प्लाई का मतलब होता है हिंट करना, सजेस्ट करना कुछ. नेक्स्ट वर्ड इज ले. ले इज अ वर्ब एंड लाई इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, अब ये दोनों का मतलब जो है काफी सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूजन होती है. ओके, ले का मतलब होता है टू पुट और प्लेस समथिंग डाउन. ठीक है, और इसमें जो है ज्यादातर क्या होता है कि ले के साथ में कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको प्लेस पे रखना है. ओके, एग्जाम्पल, शी लेड हर बुक्स ऑन द टेबल. उसने बुक्स कहाँ रख दी? टेबल पे रख दी. ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसी सेंटेंस को हम जो है प्रेजेंट में करके देखते हैं. शी लेड हर बुक्स ऑन द डेस्क क्या है? पास्ट में. तो जब हम प्रेजेंट में करेंगे तो शी लेज हर बुक्स ऑन द टेबल. नेक्स्ट इज लाई. लाई का मतलब होता है इधर टू रिक्लाइन, या फिर फ्लैट पोजीशन में रहना, या फिर कोई चीज जब सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको भी हम लाई देते हैं. एग्जाम्पल, द वैली लाइज इन द नॉर्थ. तो वैली कहाँ है? वो नॉर्थ में है. ठीक है, तो वैली लाइज इन द नॉर्थ, वैली एग्जिस्ट कर रही है नॉर्थ में. या फिर दूसरा हो सकता है कि लाई का मतलब क्या हो सकता है? फ्लैट पोजीशन में लेना. जैसे आई नीड टू लाई डाउन. ओके, कि मुझे लेटना है. नेक्स्ट इज देयर. देयर एंड दे आर. देयर, दिस देयर इज एन एडवर्ब, एंड इसका मतलब होता है जब हम किसी लोकेशन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, किसी पोजीशन या किसी प्लेस को रेफर करते हैं, तब हम इस देयर का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, डू यू सी देम ओवर देयर. ओके, दूसरा देयर, ये क्या है? यहाँ लिखा हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन. इसे यूज करते हैं जब हम किसी की पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी है, तो उनकी के लिए क्या यूज होता है? देयर. ओके, एग्जाम्पल, देयर डॉग इज ऑलवेज चेजिंग कार्स. उनका डॉग जो है वो हमेशा कार्स के पीछे भाग रहा होता है. ओके, तो यहाँ पर देयर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम यहाँ डॉग की बात कर रहे हैं.
एंड डॉग किसका पोजेशन है? उनका पोजेशन है, तो इसीलिए हमने उनके लिए क्या यूज किया है? देयर यूज किया है। लास्ट आता है दे आर। दे आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर। हम दे आर को जो है ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ओके, दे आर क्वाइट अ कपल, या फिर दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, ओके। नेक्स्ट इज uninterested. Uninterested is an adjective एंड इसका मतलब होता है जब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, किसी के अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, कोई किसी चीज को लेके कंसर्न नहीं है, तब हम बोलते हैं कि वो अनइंटरेस्टेड है। एग्जाम्पल, शी वॉज अनइंटरेस्टेड इन माई आर्ट, उसे मेरी आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ही वॉज uninterested in watching the movie या documentary, okay, he was uninterested in watching the documentary. फिर आता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जब कोई अनबायस्ड है, इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, एकदम कोई इन्फ्लुएंस नहीं है पर्सनल फीलिंग्स का, तब हम बोलते हैं दैट पर्सन इज डिसइंटरेस्टेड। एग्जाम्पल, फाइंडिंग अ डिसइंटरेस्टेड जज मे प्रूव डिफिकल्ट इन दिस केस। एक ऐसा जज ढूंढना जो बिल्कुल अनबायस्ड हो, बिल्कुल इम्पार्शियल हो, विल बी डिफिकल्ट, इस केस में ढूंढना डिफिकल्ट होगा। फिर आता है यूटिलाइज और यूज। यूटिलाइज और यूज दोनों का मतलब यूज करना होता है, किसी चीज का इस्तेमाल करना हो गया यूज कर, ओके, सिंपल यूज करना। यूटिलाइज कब होता है? जब हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं उसके पोटेंशियल से ज्यादा, ठीक है। ये कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल, आई यूटिलाइज माई पेन एज अ बुक मार्क इन माई बुक। पेन का क्या काम होता है? पेन का काम होता है राइटिंग में मदद करना, ठीक है, पेन से आप लिखते हो। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? पेन को एज अ बुक मार्क यूज किया है। तो पेन का पर्पस बुक मार्क बनना नहीं है, बट फिर भी हमने उसे यूज कर लिया वहां पर, तो हमने पेन के पोटेंशियल के बियॉन्ड जाके उसका यूज किया है, ओके। तो यहाँ पर यूटिलाइज का मतलब होता है जब हम किसी को उसके बेस्ट वे में, जो पॉसिबल यूज है उसका, वो यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूज करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने उसे यूटिलाइज किया है। और जब हम कोई चीज को सिंपल यूज कर रहे हैं तो यूज किया है। एग्जाम्पल, आई यूज माई पेन फॉर राइटिंग, कि मैं पेन का यूज करता हूँ राइटिंग करने के लिए, बट वेन आई यूज दैट पेन एज अ बुक मार्क, तब मैं क्या कर रही हूँ? उसका यूज नहीं कर रही हूँ, मैं उसका यूटिलाइज कर रही हूँ, okay? उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। एग्जाम्पल, दे यूटिलाइज्ड their skills to solve the problem efficiently. उन्होंने अपने स्किल्स का यूज किया और ऐसे यूज किया कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एकदम अच्छे से सॉल्व हो गई। एंड यूज का क्या हो सकता है? आई यूज माई पेन फॉर राइटिंग, आई यूज अ टेबल व्हेन आई एम स्टडिंग, ओके। whenever and when. whenever is a conjunction या फिर adverb. when is also a conjunction and an adverb, okay, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। whenever और when दोनों ही टाइम के लिए यूज किया जाता है, जब भी हम टाइम को रेफर करते हैं, बट डिफरेंस इज whenever यूज किया जाता है जब हम सर्टेन नहीं है, हम फिक्स नहीं है टाइम को लेकर, हमें नहीं पता, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तब हम यूज करेंगे whenever। लेकिन when का यूज हम हर केस में कर सकते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम को रेफर कर रहे हैं, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, तब हम यूज कर सकते हैं when का। लेकिन जब हमें जो है ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करनी है जो या तो रिकरिंग है या रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तब हम यूज करते हैं वेन एवर का, कि हमें सर्टेनिटी नहीं है कि कब हो रहा है, लेकिन रिपीट होता रहता है, ओके। ज्यादातर वेन एवर को तब यूज कर सकते हैं जब हमें कोई फ्रेज
एट एनी टाइम। एट एनी टाइम की जगह पर हम whenever का यूज कर सकते हैं, या फिर एवरी टाइम की जगह पे भी हम whenever का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कम होम whenever you have time। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो घर आ जाना। हमें नहीं पता कब टाइम होगा, बट जब भी हो तब आ जाना। एग्जाम और वेन का एग्जाम्पल क्या है? वेन आई वॉज 10 आई वेंट टू डिज्नीलैंड। हमने यहाँ स्पेसिफिक टाइम को बता दिया है कि जब तुम 10 साल के थे या जब मैं 10 साल की थी तब मैं डिज्नीलैंड। तो मैंने एक पास्ट के स्पेसिफिक इवेंट को, स्पेसिफिक टाइम को रेफर किया है, तो मैंने यूज किया है व्हेन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने किए हैं 50 कॉमन कंफ्यूजेबल वर्ड्स। ये इसका पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 भी करेंगे, उसमें और 50 मोर वर्ड्स होंगे जो कि और कॉमनली यूज किए जाते हैं एंड उनका डिफरेंट मीनिंग होता है, बट उनको काफी बार हम गलती से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। आई होप आपको ये 50 वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने इन सबका नेचर, कि वो वर्ड्स क्या है, नाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, पहले हमने ये किया। उसके बाद हमने उनके मीनिंग्स देखे एंड फिर हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से उनको समझा। ओके, that's it for today. Thank you. Hello everyone. Welcome back to Life Shelf Academy. लास्ट क्लास में हमने कॉमन कंफ्यूजेबल्स का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने कुछ 50 ऐसे वर्ड्स के बारे में देखा था जिनको लोग काफी आपस में कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज उनके जो स्पेलिंग्स हैं या उनके जो साउंड है वो काफी एक जैसी होती है, बट वो वर्ड्स एक्चुअली में काफी डिफरेंट होते हैं। कई बार तो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हम गलत वर्ड को यूज कर दे सेंटेंस में। इससे हमारे पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो लास्ट टाइम हमने 50 वर्ड्स किए थे। इस क्लास में भी हम 50 वर्ड्स करेंगे। अगेन हम पहले वर्ड्स देखेंगे, उनका नेचर देखेंगे कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। उसके बाद हम उनका मीनिंग देखेंगे एंड देन वी विल यूज देम इन सेंटेंसेस, कि उनको कैसे यूज किया जाएगा और हर सेंटेंस में उनका कैसे मतलब पता चलेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज अडैप्ट वर्सेस अडॉप्ट। अडैप्ट और अडॉप्ट सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं और ऐसा लगता है कि इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और इनका मीनिंग डिफरेंट है, इनका यूसेज डिफरेंट है। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन इन वर्ड्स को। पहला है अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है टू एडजस्ट और चेंज टू फिट न्यू कंडीशंस। खुद को एडजस्ट करना या चेंज करना ताकि आप नए कंडीशंस में फिट हो सको, उसे कहते हैं अडैप्ट करना। ओके, जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं करते हो तो आप पीछे छूट जाओगे। ओके, सब लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे छूट जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको टाइम के साथ या बदलते कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना है, खुद को एडजस्ट करना है, खुद को चेंज करना है ताकि आप उसमें फिट हो सको। ओके, एग्जाम्पल, द एनिमल्स अडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट। एनिमल्स ने क्या किया? उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया हार्श क्लाइमेट के लिए, ताकि वो हार्श क्लाइमेट में एडजस्ट कर सके। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। The software developers had to adapt their code to work with the latest OS. OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या करना पड़ा? उन्हें अपने कोड को चेंज करना पड़ा, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े ताकि वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सके। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अडॉप्ट। अडॉप्ट भी एक वर्ब होता है और अडॉप्ट का मतलब होता है टू टेक अप और एक्सेप्ट समथिंग एज वंस ओन। जब आप किसी चीज को अपना लेते हो, कि मतलब आपने उसे एक्सेप्ट किया और अब आप उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसे फॉलो भी कर रहे हो या फिर उसे यूज कर रहे हो, तो वो हो जाता है अडॉप्ट करना। जैसे हमने अपनी बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं या बहुत सारे, जैसे हमारा जो क्लोथिंग स्टाइल है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने वेस्ट से अडॉप्ट किया है।
हमने देखा कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, हमें अच्छा लगा, हमने उसे एक्सेप्ट किया और फिर हमने उसे यूज करना चालू कर दिया जैसे वो हमारी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर खुद को अडॉप्ट किया है। ओके, एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे, उसे फॉलो करेंगे। ओके, तो अडॉप्ट जो है ज्यादातर पॉलिसी कोई अडॉप्ट कर रहे हो या कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो तब यूज किया, देखा होगा आपने उसका यूज करते हुए। तो अडॉप्ट करना। ओके, वन मोर एग्जाम्पल कुड बी, द कपल अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। कपल ने क्या किया, उन्होंने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, उन्होंने एक चाइल्ड को एक्सेप्ट किया जो ऑर्फनेज में था। ओके, एक अनाथ बच्चे को उन्होंने अपना लिया। तो ये होता है अडॉप्ट का मतलब। तो नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अडैप्ट एंड अडॉप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, चेंजेस करना, और अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, अपनाना। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स इज एडवाइस वर्सेस एडवाइस। इसमें तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कब एडवाइस यूज करना है, कब एडवाइस यूज करना है। तो पहले तो इन दोनों का नेचर ही डिफरेंट है। एडवाइस इज अ नाउन, वेर एज एडवाइस इज अ वर्ब। ओके, एक नाउन है और एक वर्ब है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो यूसेज है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। एडवाइस एज अ नाउन जो है उसका यूज किया जाता है जब आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है, किसी को कोई सलाह देनी है। तो आप बोलते हो ना कि मुझे एडवाइस चाहिए, तो जब वो एडवाइस होता है आपका नाउन एडवाइस, एंड उसका मतलब होता है कि आपको सजेशन चाहिए, कोई किसी का ओपिनियन चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, शी गेव मी गुड एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, अच्छी एडवाइस दी। वन मोर एग्जाम्पल, Before investing in stocks, it is wise to seek professional advice. स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेना, किसी प्रोफेशनल की सलाह लेना अच्छा होता है। ठीक है, समझदारी का काम होता है। तो यहाँ पर एडवाइस का मतलब है सजेशन, ओपिनियन या रिकमेंडेशन। अब दूसरे एडवाइस जो कि एक वर्ब है, उसका मतलब भी होता है किसी को कुछ रिकमेंड करना या सजेस्ट करना, बट यहाँ पर ये यूज हो रहा है एज अ वर्ब। ओके, आई वुड एडवाइस, आई एडवाइस यू टू टेक दिस कोर्स। मैं तुम्हें ये एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम्हें ये कोर्स लेना चाहिए, तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए। तो लास्ट, इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस क्या है, जब आप एडवाइस दे रहे हो, ओके, शी गेव मी गुड एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ सजेशन, तो ये एज अ नाउन यूज हो रहा है। बट जब आप वो एक्शन को बता रहे हो कि मैं एडवाइस कर रहा हूँ या मैं एडवाइस दे रहा हूँ, तब वो क्या बन जाता है, वो एक वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा एडवाइस है, तो जब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए दोनों की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। एडवाइस एज अ नाउन में सी आता है और एडवाइस एज अ वर्ब में एस आता है। ओके, तो जब आप वर्ब वाला एडवाइस कर रहे हो तो वहां पर वो एक्शन है आपका। आई एडवाइज यू टू टेक दिस कोर्स, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम ये कोर्स लो। ठीक है, या सलाह देता हूँ कि तुम ये कोर्स लो। तो यहाँ पर एडवाइस करना इज एन एक्शन। I would advise you to read contract carefully before signing it. मैं तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ या मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम
रीड करो कॉन्ट्रैक्ट को पहले अच्छे से और उसके बाद साइन करो। तो यहाँ पर एडवाइस देना क्या है, एक एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया। और पिछले वाले एडवाइस का क्या था, वो एक नाउन की तरह, जो एडवाइस है उसके बारे में बात हो रही है तो वो सी वाला एडवाइस आएगा जो नाउन है। और जब एडवाइस एज एन एक्शन की बात हो रही है कि मैं दे रहा हूँ एडवाइस या मैं दूंगा एडवाइस, तब वो एज अ वर्ब की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज allude. Allude is also a verb and इसका मतलब होता है to refer to something indirectly. ठीक है, किसी चीज को इनडायरेक्टली रेफर करना, किसी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, इसका मतलब होता है allude. ओके, एग्जाम्पल, he alluded to his past without giving details. उसने अपने पास्ट के बारे में बात की लेकिन डिटेल्स नहीं दी। ठीक है, तो उसने इनडायरेक्टली बात की कि कुछ बात हो रही थी और उसमें अपने पास्ट का थोड़ा सा उसने रेफरेंस दिया, बट उसके बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रेफरेंस है। The professor seemed to allude to the recent scandal without mentioning it directly. प्रोफेसर ने इनडायरेक्ट हिंट दिया या इनडायरेक्ट रेफर किया उस स्कैंडल को जो अभी रिसेंटली हुआ था, बट उन्होंने उसे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की, बस एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज इल्यूड. इल्यूड इज ऑल्सो अ वर्ब, और इल्यूड करने का मतलब होता है एस्केप करना या भागना। ठीक है, इवेड करना, एस्केप करना, बचना, इसे कहते हैं इल्यूड करना। ओके, एग्जाम्पल, द थीफ मैनेज टू एल्यूड द पुलिस. थीफ जो है वो पुलिस से भाग गया। डिस्पाइट, despite numerous attempts to answer the complex despite numerous attempts, the answer to the complex puzzle continued to elude me. ओके, कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी बार ट्राई करने के बाद भी इस कॉम्प्लेक्स पजल के जो आंसर्स हैं वो मुझसे भाग निकले। ठीक है, या मुझसे भागते रहे, कि मुझे वो आंसर्स मिले ही नहीं, मैं उन आंसर्स को पकड़ ही नहीं पाया। ओके, तो एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज को इनडायरेक्टली रेफर करना, और एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज से भागना, एस्केप करना, इवेड करना। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट वर्सेस ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट होता है या तो उसे वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं या एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है टू टेक टर्न्स और एवरी अदर, के बार बार होना कुछ चीज, मतलब टर्न्स के लगाना कि एक बार ये है फिर वो है फिर वापस ये फिर ये है। ठीक है, तो ऐसे जब टर्न्स ली जाती हैं तो वो हो सकता है ऑल्टरनेट, या फिर वन आफ्टर अनदर। ठीक है, कि अगेन सेम चीज के लगातार कोई चीज नहीं हो रही है, बट ऑल्टरनेट टर्न्स में हो रही है, या फिर हर दूसरे उसको रेफर किया जा रहा है, हर दूसरे को रेफर किया जा रहा है, तो ऑल्टरनेट बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल, वी मीट ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडे. हम हर दूसरे फ्राइडे को मिलते हैं। ओके,
We decided to take an alternate route to evade the highway traffic. हमने एक दूसरे रूट को लेने का डिसाइड किया ताकि हम हाईवे के ट्रैफिक से बच सके. ओके, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट क्या है? दूसरा रूट. जिस रूट से हम जाते हैं उसको छोड़ के किसी दूसरे रूट को लिया है, तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट रूट का इस्तेमाल किया है. ठीक है. एंड ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है फिर? ऑल्टरनेटिव होता है या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव. ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन या फिर चॉइस. ठीक है, कि आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं या आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो. ओके. एग्जाम्पल, वी नीड एन ऑल्टरनेटिव प्लान. हमें कोई और प्लान चाहिए. ठीक है, हमें प्लान्स में दूसरा ऑप्शन चाहिए, दूसरी चॉइस चाहिए. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव. If you don't like coffee, a good alternative is green tea. अगर तुम्हें कॉफी नहीं पसंद तो उसकी जगह तुम दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास कि तुम ग्रीन टी ले सकते हो. तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कॉफी का, दूसरा ऑप्शन इज टी. तो ऑल्टरनेटिव है, हमारे पास दूसरी चॉइस है. और ऑल्टरनेट का मतलब होता है टर्न्स लेना या हर दूसरा. अप्रेज एंड अप्राइज. प्रेज एंड अप्राइज दोनों वर्ब्स होते हैं. प्रेज का मतलब होता है टू असेस और इवेलुएट द वैल्यू ऑफ समथिंग. किसी चीज की वैल्यू या वर्थ को चेक करना होता है अप्रेज करना. एग्जाम्पल, द ज्वेलर अप्रेज्ड द डायमंड. ज्वेलर ने क्या किया? उसे डायमंड को असेस किया, डायमंड की वर्थ को चेक किया, उसकी वैल्यू को चेक किया. The real estate agent came to appraise the house before it was put on the market. Real estate agent ने क्या किया है यहाँ पर? हाउस की वैल्यू को बढ़ाया है, हाउस की वैल्यू को असेस किया है, इवेलुएट किया है. ओके, तो हाउस की वैल्यू को इवेलुएट किया मार्केट में डालने से पहले. ठीक है, किसी भी हाउस को सेल करने से पहले उसकी वैल्यू को चेक किया जाता है कि हाउस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो उसे कहते हैं अप्रेज करना. और द नेक्स्ट वर्ड इज अप्राइज. प्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म और टू नोटिफाई. किसी को इन्फॉर्म करना होता है अप्राइज करना. एग्जाम्पल, प्लीज अप्राइज मी ऑफ एनी चेंजेस. मुझे इन्फॉर्म कर देना कोई भी चेंजेस हो तो. The manager promised to apprise the employees of any updates regarding bonus. मैनेजर ने प्रॉमिस किया कि वो एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करेगा अगर कोई भी अपडेट आया बोनस से रिलेटेड. ओके, तो अप्रेज का मतलब होता है किसी को असेस करना, किसी की वैल्यू या वर्थ को चेक करना. और अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना. नेक्स्ट इज असेंट एंड असेंड. असेंट एज अ नाउन यूज किया जाता है. इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग. असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना या फिर राइज करना. एग्जाम्पल, द असेंट अप द माउंटेन वॉज चैलेंजिंग.
माउंटेन के ऊपर चढ़ना या माउंटेन की जो चढ़ाई थी वो काफी चैलेंजिंग थी। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने को क्या कहा कहते हैं? असेंट कहते हैं। क्लाइंब करने को कहते हैं असेंट करना। The mountain climbers begin their ascent at, at dawn to reach the summit by noon. माउंटेन क्लाइंबर्स ने अपनी चढ़ाई सुबह ही शुरू कर दी ताकि वो दोपहर तक समिट पहुंच जाएं। ओके, तो चढ़ाई शुरू कर दी, असेंट शुरू कर दिया। तो असेंट का मतलब होता है चढ़ना या ऊपर बढ़ना, और दूसरे वाले असेंट का मतलब होता है ASSENT का मतलब होता है अग्री करना या अप्रूवल देना। ठीक है, तो जब हम अग्री करते हैं या अप्रूव करते हैं किसी चीज को तो इसका मतलब है कि हम उसे अपना असेंट दे रहे हैं। शी गेव हर असेंट टू द प्लान। उसने प्लान के साथ अग्री किया, उसने प्लान को अप्रूव किया। The board members gave their assent to the new proposal. बोर्ड मेंबर्स ने अप्रूव किया नए प्रपोजल को या नए प्रपोजल के साथ अग्री किया। तो एक असेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना और दूसरे असेंट का मतलब है अप्रूव करना या अग्रीमेंट करना। देन आते हैं बेयर और बेयर। ओके, बेयर एज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है अनकवर करना या किसी चीज को एक्सपोज करना। ठीक है, किसी चीज, कोई चीज जो अनकवर्ड है या नेकेड है उसको कहते हैं कि वो बेयर है। एग्जाम्पल, शी वॉकड ऑन द बेयर फ्लोर। उसने फ्लोर के ऊपर, खाली फ्लोर जो था उस पे वो चल रही थी। ठीक है, अनकवर्ड है, उसके ऊपर कुछ बिछा हुआ नहीं है, तो वो बेयर फ्लोर है। He walked on the hot sand with his bare feet. उसने गरम जो सैंड थी, गरम रेत थी, उसके ऊपर वो नंगे पैर चला। तो बेयर का मतलब है अनकवर्ड, एक्सपोज्ड या नेकेड। और बेयर का मतलब होता है कैरी करना या इंड्योर करना, किसी चीज को सहन करना होता है बेयर करना। एग्जाम्पल, ही कुडंट बेयर द पेन। वो पेन सहन नहीं कर पाया। आई कांट बियर द थॉट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम माई फैमिली। मैं अपने फैमिली से दूर जाने का जो ख्याल है उसे भी सहन नहीं कर सकता। ठीक है, कि मैं अपने फैमिली से दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर बेयर का मतलब होता है कैरी करना या एंड्योर करना। ठीक है, या किसी जैसे या फिर बेयर एक जानवर भी होता है, एनिमल बेयर, बट यहाँ पर उसकी भी सेम ही स्पेलिंग होती है, BEAR। एनिमल का नाम भी है बेयर, और यहाँ पर बेयर जो है इंड्योर करने को भी कहते हैं। नेक्स्ट इज बाजार एंड बिजार। बाजार इज अ नाउन जिसका मतलब होता है मार्केट या कोई फेयर। ठीक है, एग्जाम्पल, शी बॉट स्पाइसेस एट द बाजार, कि उसने बाजार में स्पाइसेस खरीदी। या फिर
दे विजिटेड द बाजार दिस फ्राइडे, वो इस फ्राइडे को बाजार गए थे। ठीक है, तो ये बाजार तो हम अपने कॉमन कन्वर्सेशंस में भी यूज करते हैं कि बाजार जाना। ठीक है, तो ये बाजार हो गया मार्केट या फिर फेयर। दूसरा वाला बाजार होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कोई स्ट्रेंज या अनयूजुअल चीज, कोई बहुत ही अजीब चीज होती है तो उसको बोलते हैं बिजार। हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बिजार, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अजीब था। और बिजार ज्यादातर गलत उसमें लिया जाता है कि मतलब गंदा है। ठीक है, तो अजीब था और गंदा था, तो वो बिजार है। The movie had a bizarre plot that left everyone in the theater confused. मूवी का जो प्लॉट था वो बहुत ही अजीब था, अनयूजुअल था, बिजार था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारे लोग जो थिएटर में थे वो कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट, बॉर्न एंड बोर्न। बॉर्न का मतलब होता, बॉर्न एक वर्ब है, किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना या पैदा होना, उसको बॉर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न इन 1990 या शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। तो बॉर्न का मतलब हो गया पैदा होना, और दूसरे वाले बोर्न का मतलब होता है कैरी या इंड्योर करना, सेम एज बेयर। ठीक है, तो कैरी या इंड्योर करना, कुछ कैरी करना या सपोर्ट करना, उसको कहते हैं बॉर्न। द वेट वॉज टू हैवी टू बी बोर्न, जो वेट था वो बहुत ज्यादा भारी था कि उसको कैरी किया जाए। ठीक है, कैरी करने के लिए वो वेट बहुत ज्यादा भारी था। या फिर द ब्रिज हैड टू बी रिपेयर्ड। The bridge had to be repaired because it could no longer withstand the heavy loads it had borne over the years. जो ब्रिज था उसको रिपेयर करना जरूरी था क्योंकि अब वो और ज्यादा लोड जो इतने सालों से वो कैरी कर रहा था, बोन कर रहा था, उसे अब और ज्यादा विदस्टैंड या उसे अब और नहीं संभाल सकता था, उसे अब और कैरी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो एक बॉर्न होता है पैदा होना, एग्जिस्टेंस में आना, और दूसरे बॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना या एंड्योर करना, सहना।